आइए अब हम सेलों के संयोजन पर विचार करते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर इसकी आवश्यकता क्यों होती है। तो हमें परिपथ में जब कभी उच्च विभवांतर या प्रबल धारा की आवश्यकता होती है तब हमें क्या करना पड़ता है, सेलों को कई सारे सेलों को संयोजित करके विशेष क्रम में जोड़ना पड़ता है और जिससे कि हमें उच्च विभवांतर और प्रबल धारा की प्राप्ति हो सके। और यह संयोजन हम देखते हैं कि उच्च विभवांतर की प्राप्ति जो है यह डिपेंड करता है किन पर, तो यह डिपेंड करता है बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R और सेल के आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r के विभिन्न आपेक्षिक मानों पर। ठीक है, तो इस प्रकार हम जो सेलों का संयोजन करते हैं या सेलों के संयोजन से जो हम बैटरी का निर्माण कर रहे हैं उसके लिए हमारे सिलेबस में दो प्रकार के संयोजन दिए गए हैं। पहला है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा हम पढ़ेंगे समांतर क्रम संयोजन। और सबसे पहले आइए हम देख लेते हैं कि आखिर श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। तो श्रेणी क्रम संयोजन, इसे समझने के लिए हम इस डायग्राम में आते हैं। तो इस डायग्राम से क्लियर है कि श्रेणी क्रम संयोजन में कई सेलों को, यहाँ पर हमने n सेल लिया हुआ है, n सेलों को हम इस प्रकार जोड़ते हैं कि पहले सेल का जो ऋण सिरा है किससे, दूसरे सेल के धन सिरे से जुड़ा हुआ हो, दूसरे सिरे का ऋण सिरा तीसरे सेल के धन सिरे से, और इसी प्रकार n सेल यदि आपस में जुड़े हुए हो तो ये इस प्रकार का संयोजन कहलाता है श्रेणी क्रम संयोजन। और इस स्थिति में हम देखते हैं कि पहले सेल का धन सिरा और अंतिम सेल का जो ऋण सिरा है वो किससे, बाह्य प्रतिरोध से जोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार हम श्रेणी क्रम संयोजन का निर्माण करते हैं। यहाँ डायग्राम में हम देख रहे हैं कि ये जो हमने कितने सेल, n सेल लिए हुए हैं और इन n सेलों में से प्रत्येक सेलों का जो विद्युत वाहक बल है एप्सिलॉन प्रत्येक सेल का, और प्रत्येक सेल के साथ उनका आंतरिक प्रतिरोध हमेशा हम श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ मानते हैं। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध, इसकी वैल्यू कितनी है, स्मॉल r के बराबर। साथ ही साथ बाह्य प्रतिरोध का मान कितना है, कैपिटल R। ठीक है, तो जब हम इस प्रकार संयोजित करते हैं तब हम देखते हैं कि परिपथ में से प्रवाहित होने वाली धारा ये कितनी है, हम मान लेते हैं सपोज ये I के बराबर है। ठीक है, तो इस स्थिति में हम देख लें कि इस स्थिति में इस परिपथ से श्रेणी क्रम संयोजन की स्थिति में परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल, तो सबसे पहले हम लिख लें विद्युत परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल। तो एक सेल का विद्युत वाहक बल है एप्सिलॉन, हमारे पास n सेल हैं तो n सेलों का विद्युत वाहक बल हो जाएगा n टाइम्स एप्सिलॉन। क्लियर। अब हम देखें कि जो सेलों का आंतरिक प्रतिरोध है, चूंकि सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो सेलों के जो आंतरिक प्रतिरोध हैं वो भी श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हम मान सकते हैं। तो देयरफॉर सेलों का, या हम कहें कुल आंतरिक प्रतिरोध, तो कुल आंतरिक प्रतिरोध की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कुल आंतरिक प्रतिरोध, प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध है R के बराबर। चूंकि ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं और n सेल हैं तो इसलिए इनका आंतरिक प्रतिरोध हो जाएगा n टाइम्स R। क्लियर। तो अतः परिपथ का कुल प्रतिरोध, तो परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा भाई, तो परिपथ का कुल प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की वैल्यू कैपिटल R प्लस आंतरिक प्रतिरोध n टाइम्स R। अब इस स्थिति में यदि परिपथ में बहने वाली धारा का मान I हो तो ओम के नियम से हम लिख सकते हैं परिपथ में बहने वाली धारा I। तो I बराबर कितना, तो I बराबर कुल विद्युत वाहक बल डिवाइडेड बाय हाउ मच, कुल प्रतिरोध। ठीक है, तो इस प्रकार हमें मिल जाएगा परिपथ में से बहने वाली धारा I बराबर कुल विद्युत वाहक बल हाउ मच, तो n टाइम्स एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय कुल प्रतिरोध कितना, तो कैपिटल R प्लस n टाइम्स स्मॉल r। तो इस प्रकार श्रेणी क्रम संयोजन के लिए यही किस्में यानी प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के लिए व्यंजक है। इसको हम दे दें इक्वेशन नंबर 1। अब हम विभिन्न स्थितियों पर विचार करते हैं।
तो पहली स्थिति हम देख लें, स्थिति नंबर 1, केस नंबर 1। ओके, पहली स्थिति में हम क्या देखें, यदि जो सेलों का आंतरिक प्रतिरोध है उसकी वैल्यू बाह्य प्रतिरोध की तुलना में अत्यंत कम है, दैट इज N into R is very very less than कैपिटल R। क्या मतलब हुआ इसका कि सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में नगण्य है। तो इक्वेशन नंबर 1 में NR को नेग्लेक्ट करने पर या NR की वैल्यू 0 पुट करने पर हमें क्या मिल जाएगा, I बराबर इस स्थिति में मिल जाएगा N इंटू एप्साइलन बाय कैपिटल R, या इसे ही हम कह सकते हैं I बराबर हाउ मच, तो N टाइम्स एप्साइलन बटा R। और ये क्या मतलब हुआ, इसका मतलब होता है N इंटू एप्साइलन बाय R, यानी एक सेल से प्रवाहित होने वाली धारा, एक सेल से हम लिख देते हैं इसको बहने वाली धारा। ठीक है, तो इस स्थिति में कंक्लूजन क्या मिल रहा है हमें, जब सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में नगण्य हो तो श्रेणी क्रम संयोजन में जो परिणामी धारा है वो एक सेल से बहने वाली धारा का n टाइम्स हमें प्राप्त होता है, अर्थात इस स्थिति में हमें धारा जो है वह अधिकतम प्राप्त होती है। ओके, अब दूसरी स्थिति पर हम विचार करें, तो दूसरी स्थिति हम देख रहे हैं स्थिति नंबर 2, और इस स्थिति में यदि हम ले लें कि बाह्य प्रतिरोध का मान यदि अत्यंत कम हो, किसके तुलना में, आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में, दैट इज R इज वेरी वेरी लेस देन NR, तब क्या करें हम, समीकरण 1 में R को नेग्लेक्ट करने पर या R की वैल्यू 0 पुट करने पर हमें क्या मिल जाएगा, I इक्वल टू मिल जाएगा N टाइम्स एप्साइलन बाय कितना, N इंटू R। N एंड N इट विल बी कैंसल आउट और ये हमें मिलेगा एप्साइलन बाय R। ये क्या है, तो एक सेल से बहने वाली धारा, एक सेल से बहने वाली धारा, अर्थात इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि जब बाह्य प्रतिरोध का मान आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में कम होता है, ये नगण्य होता है, तो उस स्थिति में जो परिणामी धारा है श्रेणी क्रम संयोजन में एक सेल से बहने वाली धारा के बराबर ही हमें प्राप्त होता है, अर्थात इस स्थिति में हमें विशेष लाभ क्या, हमें लाभ ही नहीं होता। तो इसलिए हमें श्रेणी क्रम संयोजन में सेलों को कब जोड़ना चाहिए, तो श्रेणी क्रम संयोजन में हमें तब जोड़ना चाहिए जब सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में नगण्य हो, और इस स्थिति में ही हमें अधिकतम धारा प्राप्त होती है।